जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, ये साबित कर दिखाया चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने, जो सिंध और बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में हुकूमत के ताउन से बच्चों की सेहत और उनकी देखभाल पर दिन रात कोशिश है। पाकिस्तान नौज़ायदा और शीरख्वार बच्चों की बुलंद शरह अमवात के हामिल उन ममालिक में शामिल है जहाँ 5 साल से कम उम्र के यौमिया 1000 से जायद बच्चे जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। बच्चों की अमवात की वजह बनने वाले 3 अमराज में निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी, फेफड़ों के अमराज या नमूनिया सबसे अहम वजह है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने इन्हीं बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाने का बीड़ा उठाया और सिंध बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में सैटेलाइट सेंटर्स कायम किए, जो दिन रात नन्हे फूलों के इलाज मुआवजे पर काम कर रहे हैं। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन अब तक 36 सैटेलाइट सेंटर्स कायम कर चुका है, जहां इमरजेंसी बुनियादों पर बच्चों को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, वो भी मुफ्त। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन सालाना 1 लाख बच्चों का इलाज कर रही है, जो काबिल तारीफ है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन का मकसद कच्ची आबादी में कम आमदनी वाले घरानों तक बेहतर मयारी और सस्ती सेहत की निगहदाश्त पहुँचाना है, ताकि मुस्तकबिल के बीमारों को मुरझाने से बचाया जा सके। और इस वक्त चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के CEO डॉक्टर एहसन रब्बानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपने फाउंडेशन के हवाले से बताइएगा कब से काम कर रही है और किस तरह से ये काम करती है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। 10 साल से काम कर रही है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, और ये सिंध और बलूचिस्तान के तकरीबन 34 डिस्ट्रिक्ट्स में इसका काम फैल चुका है। डॉक्टर एहसन, क्या वजह है कि सिंध और बलूचिस्तान को ही चुना गया? क्या यहाँ पर ज्यादा केसेस इस तरह के सामने आते थे? असल में चाइल्ड लाइफ की बुनियाद सिंध में पड़ी थी, इसीलिए हमने काम यहाँ से शुरू किया, कराची से शुरू किया, और 2018 में जो हमने माइलस्टोन अचीव किया वो ये था कि कोई भी बच्चा एक अच्छे इमरजेंसी रूम से आधे घंटे ज्यादा दूर नहीं है। तो जब कराची को एक दफा में चाइल्ड सेफ सिटी बनाने में काफी हद तक कामयाब हो गए, तो उसके बाद हमने सिंध के बाकी शहरों में काम किया, और उसको देख के बलूचिस्तान हुकूमत ने हमसे कांटेक्ट किया, और उसके बाद हमने बलूचिस्तान में काम करना शुरू किया है। हमारी कोशिश ये है कि ये काम अब हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त सेहत के हवाले से, बच्चों की सेहत के हवाले से आप काम कर रहे हैं, सिचुएशन क्या है बलूचिस्तान में और सिंध में इस वक्त? आपका बड़ा अहम सवाल है। आप देखिए, हम रोजाना कोरोना की डेथ्स के बारे में देखते हैं, और जब वो 100 से ऊपर नंबर होता है तो हम सब का दिल जो है वो जकड़ जाता है। अगर आपको ये अंदाजा हो कि रोजाना पाकिस्तान में 1000 बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के मर रहे हैं, और इनमें से 80% वो हैं जिनको बड़े आराम से चंद 100 रुपए की दवाई से बचाया जा सकता है, तो हमें अंदाजा ये होगा कि बच्चों की अमवात जो है वो कोरोना से 10 गुना ज्यादा अमवात ले रही है। तो उसके लिए जो हमने सिंपल काम शुरू किया कि सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी रूम को बेहतर करें, क्योंकि जो गरीब तरीन बच्चे हैं और जो बीमार तरीन बच्चे हैं वही सरकारी अस्पतालों में आते हैं। तो हुकूमत के साथ मिल के उन अस्पतालों में हम मेयार इलाज बेहतर करते हैं। डॉक्टर एहसन, अगर बात की जाए सिंध की और थर जैसे इलाकों की, तो वहाँ पर ग़िज़ाइयत की कमी का भी शिकार होते हैं बच्चे, और अमवात रिपोर्ट होती रहती हैं और मीडिया भी उनका जिक्र करता रहता है। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग वहाँ पर? ये बहुत अहम बात है। न्यूट्रिशन या मैल न्यूट्रिशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स मामला है, जिसमें बहुत सारे मामला शामिल हैं, जिसमें माँ की ग़िज़ा, बच्चों के दरमियान स्पेसिंग, बच्चों का बेहतर इलाज, वैक्सीनेशन, सारे मामला शामिल हैं। हम मिट्टी में पहला हमारा सैटेलाइट सेंटर हमने स्टैब्लिश किया था, तो मिट्टी में 3 साल से काम कर रहे हैं। हमने वहाँ बहुत करीब से देखा है वहाँ के मामला का। आपको अंदाजा करना पड़ेगा कि थर जो है वो एक शहरा है जहाँ पे आबादी फैली हुई है, और पूरे हेल्थ सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। और उसके लिए बहुत जरूरी ये बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम किया जाए, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स का बहुत अहम रोल है, दाइयों का अहम रोल है, और बेसिक हेल्थ यूनिट्स का भी रोल है, ताकि जब तक बच्चा मिट्टी के अस्पताल पहुंचे उस वक्त उसकी हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तो इसमें जो हमने काम किया है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में अब हमने सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि बच्चों का फौरी इलाज किया जा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि क्या क्या सहूलियात हैं जो आपकी फाउंडेशन की जानिब से इन बच्चों को फराहम की जाती हैं?
डॉक्टर साहब आप सुन सकते हैं? जी ये फरमाइएगा कि आपकी फाउंडेशन की जानिब से सेहत के हवाले से बच्चों को क्या क्या सहूलियात फराहम की जाती हैं? जी असल में जब मैंने अमवात की बात की कि रोजाना 1000 बच्चे 5 साल की उम्र से मरते हैं, अगर सिर्फ इमरजेंसी रूम ठीक हो जाए तो ये अमवात आधी हो सकती है। और इसके लिए हमने जो इमरजेंसी रूम स्टैब्लिश किए हैं, यानी जब बच्चा आता है तो 10 मिनट के अंदर उसको एक नर्स देख ले, अगर वो सीरियस है तो उसको फौरन डॉक्टर रिसोसिटेशन रूम में देख ले, मुफ्त दवाइयाँ मिल जाएं, और तकरीबन 90% बच्चे इमरजेंसी रूम से सेहतियाब होकर अपने घर जाते हैं। 10% बच्चों को मजीद इलाज के लिए वार्ड में एडमिट किया जाता है। तो इसमें इमरजेंसी में आपके पास हर तरह की बीमारी आती है, जिसमें नमूनिया के लिए बीमार बच्चे आते हैं, डायरिया और डिहाइड्रेशन के शिकार बच्चे आते हैं, इन्फेक्शन वाले बच्चे आते हैं। तो हर बच्चे का इलाज, उसकी तशखीस की जाती है, और ये उस पूरे अस्पताल के अमले के साथ मिलकर किया जाता है, जिसमें लेबोरेटरी भी है, रेडियोलॉजी भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इमरजेंसी जो है दुनिया भर में इसलिए अहम समझी जाती है कि 80% एडमिशन इमरजेंसी के थ्रू होते हैं। डॉक्टर, सेहत के सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो इतना अच्छा नहीं है, खासतौर पर अगर बात की जाए सिंध की, बलूचिस्तान की, और जिन दूर दराज इलाकों की आप बात कर रहे हैं जहां आपकी एनजीओ काम कर रही है, तो वहां पर सेहत के सिस्टम की बेहतरी के लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हुकूमत के साथ मिलकर तो आप लोग काम कर रहे हैं, क्या हुकूमत से इस हवाले से बात हुई? जी देखिए, पाकिस्तान का अंदाजा ये कीजिए कि 2/3 अक्सरियत बड़े शहरों के बाहर रहती है। अब वहाँ पे सिस्टम्स, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स के लिए हमें बेहतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, और इसलिए टेली मेडिसिन या टेली हेल्थ इसमें कलीदी रोल अदा कर रहा है। हमने जो पिछले 3 साल से एक्सपीरियंस किया है, अब सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सिंध में माशाल्लाह 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में टेली मेडिसिन से इलाज हो रहा है। और इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत भी ये कह रही है कि मेरे 35 अजला में आप टेली मेडिसिन से तमाम सरकारी अस्पताल कनेक्ट कर दें, ताकि लोकल डॉक्टर और एक माहिर डॉक्टर जो कराची में बैठा हुआ है वो कंसल्ट करे, बच्चे को बेहतर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिले, और उसको दवाई और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये ना हो कि उस बच्चे को आप बड़े शहर भेजना पड़े, जो गरीब माँ बाप के लिए बहुत बड़ा खर्चा भी है, और कई लोग जाते भी नहीं हैं। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि दूर दराज इलाकों तक इस सहूलत को फराहम करना, इस टेक्नोलॉजी को फराहम करना, मुश्किलात क्या दरपेश आती हैं आपकी फाउंडेशन को? हमने जो सीखा है कि सबसे पहले टेक्नोलॉजी में कनेक्टिविटी के चैलेंजेस थे, मगर माशाल्लाह पाकिस्तान में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क, सेलुलर का नेटवर्क, इवन माइक्रोवेव का नेटवर्क इतना अच्छा हो गया है कि अब ये काफ़ी रिलायबल कनेक्टिविटी है। दूसरी हमने हर्डल अबूर की, वो ये था कि लोग डॉक्टर को जब किसी से कंसल्ट करते देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि डॉक्टर तो फोन पे बात कर रहा है, तो फिर उसके लिए अटेंडेंट्स को ये बताना, पेशेंट्स को बताना बहुत अहम था कि आपके बच्चे का बेहतर इलाज के लिए एक नहीं 2 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं। तो ये भी एक बिहेवियर चेंज हमने ऑब्जर्व किया और उसका मुकाबला किया। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि डॉक्टर्स की मुस्तकिल तरबियत की जरूरत है। क्लासरूम ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप लाइव कंसल्टेशन में डॉक्टर को इम्प्रूवमेंट दे रहे होते हैं तो उससे बहुत इम्पैक्ट आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप लाइव कंसल्टेशन में डॉक्टर को इम्प्रूवमेंट दे रहे होते हैं तो उससे बहुत इम्पैक्ट आता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सालाना 60,000 बच्चे, जिसका वहाँ के जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं इलाज करते हैं, उस 60,000 बच्चों में से 3,000 ऐसे हैं जिनको हम टेली मेडिसिन के थ्रू कराची से कंसल्ट देते हैं। तो 3,000 का जो ज्यादा बीमार हैं तो बेहतर इलाज हो रहा है, लेकिन उस डॉक्टर की टीम जो कश्मीर में है, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, वो नई प्रोटोकॉल सीख रहे हैं, वो बेहतर इक्विप हो रहे हैं ताकि वो पूरे 60,000 का इलाज करें। तो जब ये नेटवर्क इंशाल्लाह 100 अस्पताल तक पहुंच जाएगा अगले साल तक, तो आप सोचिए कि 60 लाख बच्चों के इलाज में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इब्तिदा में आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो सिंध और बलूचिस्तान के अलावा दीगर शहरों में और सूबों में भी जाए, तो आप क्या समझते हैं, आप लोगों के राब्ता हुआ है दीगर सूबों की हुकूमतों से? जी बिल्कुल हुआ है, और वहाँ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक है। अब सूरत हाल यही है कि कोविड की वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हुई है। हमें उम्मीद ये है कि पूरे पाकिस्तान में आजाद। ठीक है डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, खातून है अंबर, और उनके बच्चे के साथ कुछ सेहत का मसला है, वो आपसे बात करना चाह रही है। अंबर, फरमाइएगा क्या प्रॉब्लम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
جی میرا بیٹا ہے برہان 6 ایئرس کا. اسے 3.5 سال کی عمر میں ہی ایپیلیپسی ہو گئی. اچانک فٹس ہونا اس کو شروع ہوئے. اس کے بعد اس کو ہم نے EEG وغیرہ کروائی تو اس میں آیا کہ اس کو فٹس ہوتے ہیں. اچھا جیسے اس کی بالکل نارمل برتھ تھی, ہر چیز اس نے اپنے ٹائم پہ کری, کرولنگ وغیرہ, لیکن اچانک ہی 3.5 سال کی عمر میں فٹس ہونا شروع ہو گئے. جب سے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور وہ فٹس میں بھی اسکول جاتا تھا, لیکن ابھی 1 سال سے اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہو گئی ہے اور اس کو اتنی ہائی ڈوز دی جاتی ہے کہ فٹس اس کے بالکل انکنٹرول ہو گئے تھے. اب اس کو اتنی ہائی ڈوز دی جاتی ہیں کہ وہ نہ بولتا ہے, نہ دیکھتا ہے اور نہ چلتا پھرتا کچھ بھی نہیں. ابھی یہ ہے کہ تھوڑا فٹس کنٹرول ہو گئے ہیں, لیکن میڈیسن بہت زیادہ ہے. جہاں میڈیسن ہم کم کرتے ہیں وہاں فٹس پھر شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ہم نے کیٹوجینک ڈائٹ پہ بھی لگایا ہے, کافی کور کیا ہے فٹس, لیکن پھر بھی یہ نہیں ہے کہ فٹس رک گئے ہیں. 1 سال ہو گیا اس کے ٹریٹمنٹ کو. تو میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اچانک مطلب بچے کو کیا مسئلہ ہوا ہے ایسا کہ اس کو اچانک نارمل بچہ. جی ایپیلیپسی ڈاکٹر صاحب ان کا سوال آ گیا ہے, جواب آپ سے کلی طور پر بھی. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بولیوز ہیڈ کوارٹر سے ایک بار پھر خوش آمدید. اور ایک بار پھر بات کریں گے چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے CEO ڈاکٹر احسن ربانی ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر اندر موجود تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 6 سال کا ان کا بیٹا ہے, ایپیلیپسی کا پرابلم ہے. پہلے پرابلم اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ سے صحت کے دیگر مسائل کا بھی اس بچے کو سامنا ہے. کیا آپ بتائیں گے آپ ان کو؟ سب سے پہلے تو ایز اے پیرنٹ میں ان خاتون کی درد سمجھ سکتا ہوں. ان سے درخواست کروں گا اگر وہ کراچی میں ہیں تو NICH میں چائلڈ لائف کے ایمرجنسی روم میں آ جائیں, وہاں ڈاکٹر معائنہ کر لیں گے اور جو بھی وارڈ میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان سے ان کے بچے کو دکھا دیں گے تاکہ اس کا ڈوز ایڈجسٹ کرنا ہے, کوئی مزید ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کو بہترین ٹریٹمنٹ مل سکے گا. NICH سندھ کا بچوں کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اور یہاں بہت اچھے اسپیشلسٹ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر احسن, اگر بات کی جائے آپ کی فاؤنڈیشن کی کارکردگی کی تو آپ نے بتایا کہ نمونیا سے جو متاثرہ بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے. تو یہ بتا دیجیے کہ پاکستان میں اس وقت نمونیا کی کیا صورت حال ہے اور کتنے بچے متاثر ہوتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوتی ہیں؟ جی نمونیا اس وقت بچوں کی ہلاکتوں کا نمبر 1 ریزن ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا کلر جو ہے وہ نمونیا ہے. اور نمونیا کو اس طرح سمجھیے کہ بچہ صبح نہیں اٹھتا کہ آج میں نمونیا سے مر جاؤں گا. وہ ایک ہلکی سی کھانسی, ہلکا بخار ہوتا ہے جو ہفتے کے بعد اس کی پسلی چلنے لگتی ہے اور وہ بہت سیریس ہو جاتا ہے 10 دن سے 2 ہفتے کے اندر. تو یہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ علاج کرا سکے اور بچوں کو بچا سکے. آپ امیجن کیجئے روزانہ 250 بچے نمونیا سے مر رہے ہیں اور ان کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ ان کے صحیح ہسپتال آپ پہنچے, وہاں اچھا علاج ہو, اینٹی بایوٹک لگنی ہے تو وہ لگے, آکسیجن کی ضرورت ہے. یہ علاج حاصل کرنے میں دیر نہ کی جائے اور خاص طور پہ وہ ماں باپ جن کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں ان کے لیے سرکاری ہسپتال ہی امید ہے. تو اس لیے سرکاری ہسپتالوں کا اچھا ہونا بہت اہم ہے پاکستان کے ہیلتھ سسٹم کے لیے. اور جہاں سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے وہاں پر آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. بچوں کی صحت کے حوالے سے بہترین کام آپ لوگ کر رہے ہیں. آل دی بیسٹ فار یو. ڈاکٹر صاحب آپ اسٹوڈیوز میں آئے, ہم سے بات کی, آپ کا بہت شکریہ.